क्लास में हम पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये डाउट है तो इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है। इस क्वेश्चन में इसमें आपको कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जो क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी बुक में, इसमें हमें कैलकुलेट करना है नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एमपी। और इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें सबसे पहले आपको गिवन है पर्सनल टैक्सेस। पर्सनल टैक्सेस को हम इसमें कंसीडर नहीं करते। इसमें हम जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन होते हैं उनका हम यूज करते हैं, वो भी मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए या फिर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो पर्सनल टैक्सेस हैं यानी कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते, तो पर्सनल टैक्सेस को आप छोड़ दीजिए। इसके बाद हमारे पास है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 1200। अब हमें कौन सा मेथड यूज करना है, इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो हमें अपने आप डिसाइड करना है कि हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करें, इनकम या फिर एक्सपेंडिचर। वो डिपेंड करेगा आपको जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। वेजेस एंड सैलरी की वैल्यू है 1200। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की जो वैल्यू आपको गिवन है वो है 50। नेक्स्ट जो आइटम है वो है रेंट, और रेंट की वैल्यू आपको जो गिवन है वो आपकी है 300। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स की वैल्यू आपको जो गिवन है वो है 200। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है प्राइवेट इनकम, और प्राइवेट इनकम की वैल्यू हमें गिवन है 2000। नेक्स्ट हमें वैल्यू गिवन है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की वैल्यू है 400। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेक्स्ट हमारा जो आइटम है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू हमें गिवन है 300। नेक्स्ट जो आइटम क्वेश्चन में है इंफॉर्मेशन जो है वो है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 20। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में वो है प्रॉफिट 500। और इसमें एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। अगर ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय होता तो उसको हम छोड़ देते। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय उसके वेजेस और सैलरी का ही एक पार्ट होती है, तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय उसको हम किसी भी सिचुएशन में ऐड नहीं करते। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर,
इसको हम इंक्लूड करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है वेजेस एंड सैलरी। अगर हमें यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी की जगह पे कंपनसेशन वर्ड लिखा होता, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, तो उस केस में हम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर को भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो कंपनसेशन में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी है, तो इसीलिए इसमें हम ऐड करेंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। अब इस इंफॉर्मेशन को देखने से हमें पता चल रहा है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, वैल्यू एडेड इनकम या फिर एक्सपेंडिचर। इसमें हमें जितने भी जो आइटम है मोस्टली वो हमें गिवन है इनकम मेथड की, तो हम इनकम मेथड का यूज करेंगे। और इनकम मेथड के लिए सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला, अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है वेजेस एंड सैलरी। अगर हमें क्वेश्चन में वर्ड गिवन होता कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख देते कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब क्योंकि वेजेस एंड सैलरी है तो इसमें हम प्लस कर देंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर है तो ही वेजेस एंड सैलरी में हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की। अब इस क्वेश्चन में अगर कंपनसेशन से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन है कि रिटायरमेंट पेंशन या फिर वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, तो उसको भी हम इसमें ऐड कर लेते, लेकिन इन दो के अलावा हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का और कोई कंपोनेंट गिवन नहीं है। तो वेजेस एंड सैलरी की वैल्यू हमें गिवन है 1200 प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर की वैल्यू हमें गिवन है 250। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 250, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये वैल्यू हमारी है 1450। ये हमारा हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब इनकम मेथड का जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के हमारे 3 कंपोनेंट हैं। हम क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे क्या हमें ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू गिवन नहीं है। तो इस केस में हम ऐड करेंगे 3 कंपोनेंट, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे रेंट की वैल्यू गिवन है। रेंट की वैल्यू हमें गिवन है 300 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वैल्यू हमें गिवन है 400। तो यहाँ 300 में हम ऐड कर देंगे 400 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 500, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 500। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट के जो और कंपोनेंट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, ये दोनों हमारे प्रॉफिट के कंपोनेंट है। लेकिन क्योंकि हम प्रॉफिट को ऐड कर चुके हैं, तो इसके अलग से जो कंपोनेंट है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उनको हम अलग से ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी ऑलरेडी ऐड है प्रॉफिट में। तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को। 300 प्लस में 400 700, 700 प्लस में 500 1200। तो ये हमारा हो गया दूसरा कंपोनेंट 1200। ये हमारा हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट, इंटरेस्ट प्लस में प्रॉफिट 1200। अब हमें चेक करना है क्या हमें क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, देखो पर्सनल टैक्स को हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स को हम किसी भी मेथड में यूज नहीं करते। वेजेस एंड सैलरी को हमने ले लिया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट गिवन है। अगर प्रॉफिट गिवन नहीं होता तो हम डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन तीनों को ऐड करते तो वो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाता, प्रॉफिट। लेकिन हमें प्रॉफिट गिवन है तो हम इसको भी छोड़ देंगे। रेंट हमने ले लिया, कॉर्पोरेट टैक्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट का ही पार्ट है। हमारी इक्वेशन में कहीं भी प्राइवेट इनकम हम यूज नहीं कर रहे, तो प्राइवेट इनकम को हम छोड़ देंगे।
इंटरेस्ट की वैल्यू हमने ले ली है। उसके बाद मिक्स्ड इनकम हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो हमारे क्वेश्चन में कहीं भी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन नहीं है। तो इस केस में हम सिर्फ ये दो कंपोनेंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और ऑपरेटिंग सरप्लस, इन दोनों का अगर ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 2650। ये हमारी वैल्यू है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो हम यहाँ इसके साथ लिख लेंगे एनडीपीएफसी के साथ एनएनपी एमपी। अब इसमें एनएनपी एमपी, अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है वो भी नेट है और नेशनल भी नेट है, यानी कि एन दोनों जगह पे एन है। तो अगर हमें क्वेश्चन में कहीं भी डेप्रिसिएशन गिवन है या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट गिवन है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन भी नहीं है। नेक्स्ट हमें कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में। तो डोमेस्टिक को जब हम नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो हम ऐड करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और लेस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है नेट, नेटवर्ड है यानी कि फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड का डिफरेंस है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर यहाँ पे टू की जगह पे आपको फ्रॉम गिवन होता तो उसको हम इसमें ऐड कर देते, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम ऐड कर देते नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन हमें यहाँ पे फ्रॉम की जगह पे वर्ड गिवन है टू अब्रॉड, तो टू को हम लेस करते हैं, तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 20, तो 2650 में से हम 20 लेस कर देंगे। तो ये जो हमारा डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल प्रोडक्ट में। 2630। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, लेकिन इनकम मेथड से हम जब भी डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा हमारी आती है फैक्टर कॉस्ट पे। अब फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं और सब्सिडी को लेस करते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम ऐड करते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की एडजस्टमेंट भी सेम होगी। हम फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 300। तो जब हम 2630 में 300 ऐड कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 2930। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करें तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। सेकंड स्टेप, क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है विच मेथड इज टू बी यूज्ड, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर। अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उस केस में आपको अपने आप डिसाइड करना है, you have to decide yourself which method is to be used and it depends upon your information। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में हमें जो वैल्यूज गिवन है वो इनकम मेथड के कंपोनेंट दे रखे हैं, तो हम इनकम मेथड यूज करेंगे और इनकम मेथड के बेस पे जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम एस्टिमेट कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, कि जो भी आइटम्स हमें गिवन है उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है
कि जो भी आइटम्स हमें यहाँ गिवन है, whether these are to be included in domestic product of India, कि हमारे जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें हम इनको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपको यहाँ पे नेशनल इनकम गिवन है या डोमेस्टिक। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि जो आइटम्स नीचे गिवन है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या हम इनको डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है प्रॉफिट्स earned by foreign companies in India. Profits earned by foreign companies in India, यानी कि कुछ जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में ही उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो भी डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम है, डोमेस्टिक इनकम हमारी वो इनकम है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, generated within domestic territory of a country. तो generated within domestic territory of a country हेलो हाँ जी, अच्छा मैं आपको ना बाद में कॉल करती हूँ, क्लास है मेरी। Profits earned by a branch of State Bank of India. Profits earned by a branch of State Bank of India in Japan. तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप रीड करना। प्रॉफिट फैक्टर इनकम है, इंक्लूड तो करेंगे, लेकिन क्या हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है या नहीं, ये डिपेंड करता है। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन फॉरेन इन जापान। तो इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि बैंक तो हमारा है, हमारे बैंक की जो ब्रांच है वो फॉरेन में है, तो उसमें जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है, यानी कि हमारी ब्रांच ने जो भी प्रॉफिट कमाया है, अर्न किया है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच जापान में है, तो ये जापान की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें ये प्रॉफिट अर्न हुआ है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक तो हमारा है और ये इसकी एक ब्रांच हमारी जापान में है, तो इसको ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ये प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये हमारे जो बैंक है उसकी ब्रांच है फॉरेन में, तो इसको डोमेस्टिक से जब हम नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऐड करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हमारी नेशनल इनकम का तो पार्ट है, लेकिन हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये ध्यान से पढ़ना है कि डोमेस्टिक इनकम लिखा है या फिर नेशनल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है,
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि फॉलोइंग आइटम्स विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट। इसमें हमें ये बताना है कि जो भी फॉलोइंग आइटम्स हैं या जो इंफॉर्मेशन या जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं whether they are included in national income of India or not, कि इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फ्लड विक्टिम्स। अब कहीं पे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो वहां पे जो भी हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं, वहां पे हम खाना प्रोवाइड करें या हम वहां पे पैसे भेजें, तो वो क्या है? करंट ट्रांसफर। क्योंकि ऐसे केस में जो फ्लड विक्टिम्स हैं, कहीं पे भी बाढ़ आ जाए और वहां के लोगों की हेल्प करने के लिए हम जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, कुछ खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, तो करंट ट्रांसफर है। क्योंकि ऐसे लोगों की जब हम हेल्प करते हैं तो बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता, और ना ही जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनको जो भी खाना या पैसा मिलते हैं तो बदले में उनको कुछ वापस नहीं करना होता। तो ये हमारी फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट नहीं है, ये हमारी करंट ट्रांसफर है। ट्रांसफर पेमेंट है, यूनिलेटरल पेमेंट है, एक तरफा भुगतान है, और इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट को डोमेस्टिक या नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। जो करंट ट्रांसफर है, फॉर एग्जांपल सब्सिडी, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन, ग्रांट, ये सारे यूनिलेटरल पेमेंट्स है, करंट ट्रांसफर है, ट्रांसफर पेमेंट है, इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, प्रॉफिट earned by branches of a profit earned by branches of a foreign bank in India। Profit earned by branches of a foreign bank in India, कि इंडिया में कोई भी फॉरेन बैंक है, उसकी एक ब्रांच है, और उस ब्रांच ने जो प्रॉफिट अर्न किया है, क्या हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं? अगर हमारा क्वेश्चन होता क्या हम इसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे, तो आंसर विल बी यस, क्योंकि ये जो प्रॉफिट अर्न हुआ है ये हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हुआ है, तो डोमेस्टिक इनकम का तो ये पार्ट है। लेकिन जब हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं डोमेस्टिक इनकम को, तो ये हमारी है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि जो फॉरेन की जो ब्रांच हमारे यहाँ पे है वो जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी वो अपनी कंट्री में भेज देगी, तो इसीलिए ये हमारा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और जब हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको लेस करते हैं, यानी कि ये हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। तो प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, अगर हमारा क्वेश्चन होता है कि क्या हम इसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे, तो हमारा आंसर होता है यस, क्योंकि फॉरेन बैंक की ब्रांच ने हमारे यहाँ पे जो प्रॉफिट अर्न किया है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुआ है, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का तो पार्ट है। लेकिन जब भी हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को लेस कर देते हैं, यानी कि ये हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है सैलरीज ऑफ
salaries of Indians working, salaries of Indians working in American Embassy in India. तो क्या ये हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है? तो ये हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है, क्योंकि एम्बेसी किसकी है? अमेरिका की। तो जो अमेरिका की एम्बेसी है उसमें जो भी इनकम जनरेट होगी वो अमेरिका की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी, यानी कि ये हमारे इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो भी एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, आर्मी फोर्सेस हैं, वो जिस कंट्री से बिलोंग करती हैं उसी की डोमेस्टिक इनकम में कंसीडर होती है। तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। लेकिन हम जब भी डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करते हैं नेशनल इनकम में, तो उस केस में क्योंकि ये क्या है, सैलरी ऑफ इंडियंस वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अमेरिका की एम्बेसी से जो भी सैलरी अर्न की है वो हमारी फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब भी हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम ऐड करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हमारे